योर मनी, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और योर मनी में आज हमारा फोकस आपके पोर्टफोलियो में सोने में कितना एक्सपोजर होना चाहिए इस बात पर है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजों पर योर मनी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हाइलाइट्स के साथ। पोर्टफोलियो में सोना रखना जरूरी, चुनिए सोने में निवेश करने का सही जरिया। जानिए एसआईपी का फायदा कंपाउंडिंग के जरिए कितना योर मनी से। और अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो लाइव हमें देख सकते हैं इस वक्त फेसबुक पर, और हम करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अपना सवाल डालिए कमेंट बॉक्स में। और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद है उनका सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका योर मनी पर। हम शो की शुरुआत करेंगे आज सोने में निवेश को लेकर। हम सब जानते हैं कि सोना हर किसी के पोर्टफोलियो में होता है, बाय डिफॉल्ट हम इसमें निवेश करते हैं गहने के तौर पे, या अक्सर लोग फिजिकल फॉर्म में बार्स या गिन्नियों के जरिए सोने में निवेश करते हैं, क्योंकि एक तरह से सोना खरीदना ट्रेडिशनल हैबिट है इंडियंस की और हम इसे शुभ भी समझते हैं। लेकिन अब जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले दिनों जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो सोने की कीमतों में तेजी आई है, निवेश के लिहाज से क्या ये सही मौका है गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का? अगर आप ऑलरेडी गोल्ड में निवेशित हैं तो क्या आपको बेचकर मुनाफा कमा लेना चाहिए या आपको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए? क्या क्या जरिया है निवेश करने का और सोने में? आज योर मनी इसी पर बात करेगा। सबसे पहले आम भाषा में मैं समझना चाहती हूँ कि सोने में जो हमने पिछले दिनों तेजी देखी है उसके पीछे अहम वजह आपको क्या लगती है, वो आप समझाइए दर्शकों को। वेल कविता, गोल्ड हमेशा एक जब बुरा वक्त होता है, जब अनसर्टेनिटी होती है, वॉलेटिलिटी होती है या अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है, तो गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पे काम करता है। सो एसेंशियली हम देख रहे हैं कि जो यूएस और चाइना के बीच में, यूएस ईरान ये सब जो सिचुएशंस पहले से चलती आ रही हैं, उसकी वजह से आपने देखा कि गोल्ड में थोड़ी बढ़त हुई है। इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर का रिटर्न हम देखें तो डबल फिगर्स में गोल्ड का रिटर्न रहा है। एंड अभी भी अगर हम देखें तो जब से ये जो इराक और यूएस के बीच में हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि गोल्ड करीबन 5% आसपास और बढ़ चुका है। जब भी अनसर्टेनिटी होती है, वोलेटिलिटी होती है, गोल्ड एक सडन प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाता है। नाउ आपका जो दूसरा सवाल था कि गोल्ड में जो हम पहले से निवेशित हैं कि क्या हमें ये सही वक्त है कि बेच देना चाहिए? ये जो टाइमिंग की बात होती है कि हम गोल्ड खरीद रहे हैं, क्या अभी सही वक्त है इसे बेचना, प्रॉफिट बुक कर लें कि आगे और खरीदना चाहिए, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कि अगर आप एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको अगर मुनाफा हो रहा है तो क्यों ना मुझसे बेच दें। अगर आप उसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बना रखे हैं, विच इज अबाउट 10% आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा अगर बना के रखे हैं, तो अभी जो गोल्ड की वैल्यू बढ़ी है, तो आप उसे रीबैलेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन ये आप कैसे करेंगे? योर मनी का मकसद आज यही है आपको बताने का। लेकिन इस बीच हम कुछ जानकारी आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं, जहां पर गोल्ड में अगर आपको निवेश करना है तो क्या आपको गहने खरीदने चाहिए या आपको गोल्ड फंड में निवेश करना चाहिए? इसके अलावा गोल्ड ETF भी एक जरिया है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी है जिसके जरिए आप सोना खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे सेफेस्ट और सबसे ज्यादा मुनाफे वाला जो जरिया है वो कौन सा है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। भले ही आपको अपने पोर्टफोलियो में सोना डालना हो या अपना निवेश बढ़ाना हो, अगर आपके पास सोना है, अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो अभी जैसा कि समझाया हर्ष ने कि आप बेच सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है, अगर आप सोने में निवेश बढ़ाना चाहते हैं इस वक्त, तो एक एक जरिया आप मैं चाहती हूँ कि समझाएं। सबसे पहले हम गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड फंड्स की बात करते हैं। 3-4 तरीके हैं जिससे आप गोल्ड खरीद सकते हैं। आप उसमें होते हैं आपके जो अंडरलाइंग स्कीम है, मान लीजिए कोई भी रेगुलर इक्विटी फंड में आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो उसकी अंडरलाइंग जो एसेट्स हैं वो इक्विटीज हैं, जो शेयर्स हैं कंपनी की, फिजिकल शेयर्स हैं। अब अगर आप गोल्ड फंड में निवेश कर रहे हैं, सो अंडरलाइन जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो गोल्ड में हो रहा है। या तो वो फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, या वो गोल्ड ETF में पैसे लगाते हैं। राइट। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में हो रहा है। सो आपकी NAV का जो फ्लक्चुएशन होगा वो गोल्ड की प्राइसेस को लेके होगा। तो आप अगर एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि आप क्या चाहते हैं। अल्टीमेटली आप ये चाहते हैं कि मुझे गोल्ड का कोई अगर प्राइस अप्रिसिएशन होता है उसका फायदा मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपको गोल्ड अपने हाथ में रखने की क्या जरूरत है? तो आप गोल्ड ETF के जरिए या गोल्ड फंड्स के जरिए आप इन्वेस्ट करते हैं, और अगर गोल्ड की
प्राइसेस में अप्रिसिएशन होता है तो उतना आपको एनएवी में बेनिफिट मिल जाता है। ओके बहुत सारे लोग हैं ना गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने का जो मकसद है वो समझते नहीं है। गोल्ड ज्वेलरी में तो लोग निवेश कर लेते हैं, जहां पर जब उसको बेचने जाते हैं तो अगर कीमतों में इजाफा नहीं हुआ तो मेकिंग चार्जेस भी उनको मिलती नहीं है, तो घाटा और ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब अगर हम गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करें, गोल्ड ईटीएफ की बात करें, एक तरह से पेपर गोल्ड होते हैं जो आप खरीदते हैं। इसमें सिक्योरिटी के लिहाज से, कमाई के लिहाज से, फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड से क्या अंतर है? बहुत सारे अंतर है। एक है कि आप जब पेपर गोल्ड ले रहे हैं तो आपको जो प्योरिटी है वो अश्योरेंस होता है। उसमें आप मिलावट होती नहीं। अगर आप 0.99% वाला ले रहे हैं तो उसमें कोई वो 99 ही होने वाला है। तो इसमें कोई प्योरिटी की आपको डाउट नहीं होती। सेफ कीपिंग, क्योंकि आप अगर फिजिकल गोल्ड आपके हाथ में तो आप कहीं ना कहीं उसे स्टोर करेंगे, आप लॉक कर लेंगे बैंक का, या उसे चोरी होने का डर होता है आपसे। तो ये सब चीजें जो है वो पेपर गोल्ड में डर नहीं होता। और आपका अल्टीमेटली मकसद क्या है? आपका ये मकसद है कि अगर गोल्ड के भाव बढ़ते हैं तो मुझे उसका फायदा मिलना चाहिए, जो आपको पेपर गोल्ड में भी मिलता है। बहुत इजीली आप उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मेकिंग चार्जेस, जो कॉइन मेकिंग चार्जेस भी होता है, अगर आपने कॉइन के रूप में लिया है तो उसका भी कॉइन मेकिंग चार्जेस होता है, जो चीज यहाँ लागू नहीं होता। सो पेपर गोल्ड अगर प्योर इन्वेस्टर है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं है कि आगे जाते हुए भी अगर आपको ज्वेलरी नहीं बनानी है तो आप पेपर गोल्ड में निवेश करेंगे, ज्यादा कन्वीनियंट होता है। गोल्ड फंड और गोल्ड ईटीएफ में क्या अंतर है? इस बीच मैं बताऊं दर्शकों को कि हम लाइव हैं फेसबुक में। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं लाइव, तो हर्ष आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, आपको अपने फंड्स पे सलाह देंगे, साथ ही आपको अपने निवेश को बढ़ाना है, कम करना है, लक्ष्य को कैसे अचीव करना है, ये तमाम प्लानिंग करके हम आपको देंगे। लेकिन आपको अपना सवाल फेसबुक के कमेंट बॉक्स में डालना होगा। बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है? हमने गोल्ड फंड की बात की कि आप जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह आपको, आपका एप्लीकेशन है, ऑनलाइन है, जो भी तरीके से आप गोल्ड फंड में निवेश करते हैं, आपको यूनिट्स मिलते हैं, जो उसकी एनएवी के बेसिस पे आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में होता है या तो गोल्ड ईटीएफ में होता है। सो ईटीएफ क्या है? जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं मार्केट में, जब आप स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं, आप एक ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीदते हैं, तो वो एक शेयर तो मिनिमम आपको लेना होगा। तो यहाँ पे वैसे ही गोल्ड ईटीएफ इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के जरिए नहीं, आप एक्सचेंज पे ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं और वो यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होती हैं। और जब आपको बेचना होगा तब आप एक्सचेंज पे ही से जाके बेचते हैं। और उसमें मिनिमम क्वांटिटी 1 यूनिट की है। तो गोल्ड का भाव अगर 4100 है फॉर एग्जांपल, तो आपको 1 यूनिट कम से कम मिनिमम खरीदना होगा। हालांकि आप अगर गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें 1000 रुपए भी निवेश कर सकते हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको 1 यूनिट 1 ग्राम जितना बराबर आपको खरीदना होगा। सो ये एक प्राइमरी डिफरेंस है। दोनों ई गोल्ड के बराबर ही पेपर गोल्ड है। तो एक आपके डीमैट अकाउंट में आएगा जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और दूसरा आपके म्यूचुअल फंड के जरिए जो आपके पेपर फॉर्म में स्टेटमेंट आता है, या आप उसे डीमैट में लेते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन अब हम बात करते हैं जो न्यू फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है गोल्ड का, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आरबीआई के जरिए ये गोल्ड बॉन्ड जो है वो इशू होते हैं, अलग अलग चरणों में ये आते हैं। अभी अगला चरण जो है 13 जनवरी को शुरू होने वाला है। लेकिन क्यों हम हमेशा कहते हैं कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात हो या गोल्ड ईटीएफ की बात हो, गोल्ड बॉन्ड निवेश करने का ज्यादा बेहतर तरीका है हर पैरामीटर पर अगर हम देखें, खासतौर से कमाई के लिहाज से। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आपको बिसाइड्स जो आपको गोल्ड के भाव में फायदा हो रहा है, अगर अप्रिसिएशन होता है गोल्ड की प्राइस में, तो उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलता है। इसके अलावा आपको 2.5% जो एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। सो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं, अगर सोने का भाव बढ़ के 1,10,00,000 हो गया तो वो फायदा तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा आपको 2.5% आपको ब्याज और आपके इन्वेस्टमेंट मिलेगा जो 1 लाख रुपए का है। सो ये डेफिनेटली एक एडेड एडवांटेज है। अगर आप पूरे 8 साल तक रुकते हैं तो 2.5% के हिसाब से आपको उतना गेन्स तो सिक्योर हो चुका है आपका। और जैसे मैंने कहा कि गोल्ड अप्रिसिएशन की अगर बात कर रहे हैं तो वो तो आपको डेफिनेटली मिलना ही है। ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप उसे एक्सचेंज पे बेच सकते हैं। अगर आप पूरी मैच्योरिटी तक उसे होल्ड करते हैं जो 8 साल की है, तो जो गेन्स होता है आपको वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री है। सो ये एक बहुत एडेड एडवांटेज है जो आपको दूसरे फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में नहीं मिलता। ऑलराइट, क्योंकि हम गोल्ड में निवेश करने की बात कर रहे हैं, सॉवरेन गोल्ड पर मुझे आपसे और भी सवाल पूछने हैं, लेकिन रवि हराल हमारे फेसबुक के दर्शक हैं, इनका सवाल गोल्ड ईटीएफ पर है हर्ष, और ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए क्या डीमैट जरूरी होगा? जी हाँ, अगर आप एक्सचेंज से खरीदें, जैसे गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे मैंने कहा कि आपको अगर एक्सचेंज से खरीद रहे हैं तो ब्रोकर के थ्रू, कोई स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आपको जाना होगा। एक्सचेंज से आप खरीदेंगे और वो आपके डीमैट अकाउंट में ही आएगा। सो यस, डीमैट अकाउंट होना इसमें कंपलसरी है।
ऑलराइट, कैसे निवेश करते हैं गोल्ड ईटीएफ में, प्रीतम मुखर्जी पूछ रहे हैं। सो वेल, आपको एक कोई भी स्टॉक ब्रोकर के साथ रजिस्टर करना होगा। जैसे आप शेयर्स खरीदने के लिए रजिस्टर होते हैं, आप ऑनलाइन अकाउंट हो सकते हैं आपके, तो स्टॉक ब्रोकर के साथ आप एक रजिस्टर करेंगे और फिर आप वहां उनके थ्रू, जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं, जैसे आपको भाव, आपके शेयर मार्केट के भाव दिखते हैं, वैसे ही आपको गोल्ड ईटीएफ के भाव दिखेंगे जो आप खरीद या बेच सकते हैं। सो वो प्राइसेस जो है वो गोल्ड की जो एक्चुअल रेट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो आप अगर, जैसे मैंने कहा कि अगर 4100 का रेट है तो आपको 4100 में एक यूनिट आप एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, और वो आपके जैसे शेयर डीमैट में आ रहे हैं उसी प्रकार ये भी आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, अंशुल भार्गव यहाँ पूछ रहे हैं कि सोने में कितना लंबा रुकना चाहिए निवेश करने के बाद। सो वेल, अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करते हैं कि गोल्ड आखिर में पोटेंशियल कितना है गोल्ड को रिटर्न्स देने का, आप 1 साल का रिटर्न छोड़ दीजिए, आप 3 साल 5 साल का रिटर्न मत देखें। गोल्ड एक पोर्टफोलियो में जो हम इंक्लूड करते हैं वो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होता है, वो एक प्रेशियस मेटल के रूप में एक एसेट डाइवर्सिफिकेशन भी होता है कि हम इक्विटीज में कर रहे हैं, डेट में कर रहे हैं, तो एक प्रेशियस मेटल्स बोल के गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होता है। अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न गोल्ड का देखें तो वो इन्फ्लेशन के बराबर होगा। तो आप समझिए अगर आप 10-20 साल का रिटर्न देखते हैं लंबी अवधि का, तो आपको 7-8% के आसपास रिटर्न मिलेगा उसमें। तो कितनी अवधि तक रुकना चाहिए? वेल, आप एक एसेट एलोकेशन के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि मुझे एक पोर्टफोलियो में गोल्ड के रूप में मैंने पैसे डाल रखे हैं, मुझे 10 साल का टाइम होराइजन है, तो 10 साल तक आप रुके रहेंगे। और उसमें भी रीबैलेंसिंग करना, जैसे हमने बात की अभी कि अगर दिस ईयर आपने 1 साल में देखा कि गोल्ड करीबन 20% की करीबन अप्रिसिएशन है, सो अगर 20% अप्रिशिएट हो गया है तो क्या हमें बुक करना चाहिए प्रॉफिट? यस, व्हाई नॉट? एग्जैक्टली, आप प्रॉफिट बुक करके उसे एसेट रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, कुछ सवाल यहाँ पे सोने पर और आए हैं जो मैं शो में शामिल करना चाहती हूँ। यहाँ पर पूनम अग्रवाल और निखिल पांडे का सवाल है कि गोल्ड फंड्स में निवेश कैसे करना चाहिए। पूनम ये भी पूछ रही है कि क्या एसआईपी कर सकते हैं? जी हाँ, सो गोल्ड फंड में आप जैसे एसआईपी करते हैं, जो इक्विटी फंड है या डेट फंड है जिसमें आप एसआईपी करते हैं, अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सारी प्रोसीजर्स हैं जो आप फॉलो करते हैं, वही सेम प्रोसीजर्स आपको फॉलो करनी है और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका एडवांटेज गोल्ड फंड और ईटीएफ का फर्क एक है कि जैसे मैंने कहा कि ईटीएफ आप खरीद रहे हैं तो कम से कम 1 ग्राम खरीदना है आपको, तो 4100 रुपए या जो भी 4000 रुपए है वो खरीद, उतना आपको इन्वेस्ट करना ही है। अगर आपको 1000 रुपए करने तो आप ईटीएफ नहीं खरीद सकते। हालांकि गोल्ड फंड में आप 1000 रुपए भी जमा कर सकते हैं। एसआईपी करने की बात है तो एसआईपी भी आप उसमें कर सकते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट की, आपको यूनिट के हिसाब से नहीं करना है कि 1 ग्राम मिनिमम लेना है। तो आप अगर 500, 2000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे सोने पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक उन सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सोने के जो भी सवाल हैं उन पर जवाब लेंगे और साथ ही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाएंगे। लाइव बने रहिए हमारे साथ। चलिए, योर मनी में आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हमारे फेसबुक के दर्शक सचिन पटेल फोन लाइन पर है। नमस्कार सचिन, कैसे हैं आप? ओके सचिन, आपने अपना जो पोर्टफोलियो हमें भेजा है, आपकी उम्र अभी 35 साल की है, आप अगले 25 साल के लिए ये पोर्टफोलियो बना के रखेंगे? यस मैम। ऑल राइट, तो इनका लक्ष्य है 5 करोड़ रुपए 60 साल की उम्र में, अगर मैं ऐसा बोल सकती हूँ। और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ABSL 96, एक्सिस लॉन्ग टर्म, एक्सिस चिल्ड्रन, HDFC चिल्ड्रन, गिफ्ट, SBI ब्लू चिप, DSP स्मॉल कैप शामिल किए हैं। कुल मिला के हर महीना 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं और 5 करोड़ रुपए का इनका लक्ष्य है। तो क्या इस फंड में से ये अचीव हो पाएगा या निवेश बढ़ाना पड़ेगा? हर्ष। सो वेल सचिन, अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं और ये रिटर्न्स एक्सपोलेट करके अगर 14% से हम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स एनुअलाइज देखते हैं, सो आपका जो कॉर्पस इकट्ठा होगा करीबन 2.72 करोड़ के आसपास होता है। सो 5 करोड़ का लक्ष्य ऑब्वियसली उससे ये आधा ही है। अगर आपको ये अचीव करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है या आपको ऑप्शंस, आपको अगर मान लीजिए कि इनकम बढ़ती है और या आप जमा ज्यादा कर सकते हैं, हर साल का भी अगर आप 10% से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, ये साल आपका 10,000 है, अगले साल 11,000 कर रहे हैं, ऐसे आप हर साल अगर 10% बढ़ाते हैं तो आपका कॉर्पस अचीव हो सकता है। तो इसे हम स्टेप अप SIP कहते हैं और ये एक हैबिट फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उसी रेशियो से थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए। सो अगर वो स्टेप अप करते हैं आप तो आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा एंड दैट इज द गुड न्यूज। विथ रिगार्ड्स टू कि आपकी कितनी जो स्कीम्स हैं, आप 6 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और टोटल 10,000 रुपए हैं। सो बहुत क्लियरली 10,000 रुपए के लिए आपको 6 स्कीम्स की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने आज की तारीख में शुरू कर रखे हैं और जो स्कीम्स आपके पास हैं बाय एंड लार्ज अच्छी हैं, इसमें अननेसेसरीली हम चेंजेस नहीं करेंगे,
लेकिन ध्यान रखिए कि आगे जाते हुए जो हम अमाउंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर आप बढ़ाते हैं तो इन्हीं स्कीम्स में जमा करें, इसमें और आगे मत जोड़िएगा। सो फिलहाल जो बने हैं उसमें रहिए, आगे बढ़ाते रहिए 10% से, और नई स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में मत जोड़िएगा। ऑलराइट, अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और इनका नाम है राजेश बराई। नमस्कार राजेश। राजेश, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। आप 13,000 रुपए डालते हैं म्यूचुअल फंड में और लगता हूँ। ठीक है, आपने ये 10,000 रुपए ईयरली आप डालते हैं। मैक्स लाइफ की कौन सी पॉलिसी है? पेंशन प्लान है उनका, मेरा पेंशन प्लान है। आपका पेंशन प्लान है, ठीक है। 50 साल तक मुझे 25,000 रुपए आप इसमें डालते हैं। LIC का जीवन श्री वन है, कुछ जीवन श्री है आपके पास LIC की। हाँ। ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में बने रहेंगे 12 साल, साथ ही आपकी जो पेंशन प्लान है उसमें 12 साल तक रुकने की और आपकी मंशा है। आपके पास एक 12 साल से भर रहा हूँ मैं। 12 साल से आप भर रहे हैं, पेइंग फॉर लास्ट 12 इयर्स। ओके, आपके पास 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस एडलवाइस का, आपको और 5,000 रुपए ऐड करने हैं म्यूचुअल फंड्स में। और आपके पास अभी निपॉन का कौन सी पॉलिसी, कौन सा फंड है? ग्रोथ तो ऑप्शन हुआ, लेकिन फंड कौन सा है? मिड कैप का है। ओके, एक मिनट आपको मैं एक मिनट देखता हूँ, देख के बता रहा हूँ। निपॉन इंडिया ग्रोथ है इनके पास। हर्ष, HDFC टॉप 100, इंडिया ग्रोथ फंड, DSP ब्लैक, DSP का कौन सा है? मिड कैप का हूँ। SBI लार्ज कैप है, इसके अलावा एक्सिस ब्लू चिप है और ICICI प्रूडेंशियल है। चलिए करते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले जो इन्होंने फंड मिक्स बताया है, मेरे ख्याल से इसमें शायद बदलाव करने की जरूरत होगी। सो निपॉन ग्रोथ हमने सुना, HDFC टॉप 100, DSP का मिड कैप बोल रहे हैं ये। ओके, SBI लार्ज कैप, SBI लार्ज कैप तो ब्लू चिप हुआ, एक्सिस ब्लू चिप हुआ, और लास्ट वाला है ICICI प्रूडेंशियल। ICICI प्रूडेंशियल की कौन सी स्कीम है पता नहीं? राजेश जी, कौन सी स्कीम है आपकी ICICI प्रूडेंशियल की? चिप है उसकी भी ब्लू चिप। सो वेल, क्लियरली 13,000 रुपए के लिए, अगेन वही बात की 13,000 रुपए के लिए आपके पास 6 स्कीम्स हैं। उसमें डुप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो SBI, एक्सिस एंड ICICI, इन तीनों की आपके पास लार्ज कैप फंड्स हैं। इनफैक्ट HDFC टॉप 100 भी अगर हम देखें वो भी लार्ज कैप है। सो वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको 4 लार्ज कैप फंड्स की जरूरत नहीं है फॉर 13,000 पर मंथ, और आपके पास 2 मिड कैप स्कीम है, तो 2 मिड कैप ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो लार्ज कैप फंड्स हैं चारों अच्छे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो स्कीम सिलेक्ट किए वो स्कीम अच्छी नहीं है। सो अगेन वही जवाब आपके लिए कि क्योंकि स्कीम्स अच्छी हैं आप फिलहाल बने रहें, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है कि आप 4 लार्ज कैप स्कीम्स में इन्वेस्ट करें और छोटी छोटी रकम करें। सो नेवरदलेस अभी बने रहें, नई कोई भी स्कीम ऐड नहीं करें, और आगे जाते हुए जब भी आप बढ़ाएं या कोई पोर्टफोलियो में आप बदलाव करें, मतलब इन सेंस कि अगर आप मिड कैप बढ़ाना चाहें या मल्टी कैप ऐड करना चाहें, तब कोई भी एक लार्ज कैप बंद करिएगा और फिर मल्टी कैप उसमें जोड़ लीजिएगा। जब आप बंद करने की सोचें तो आप SBI ब्लू चिप के जगह आप SBI मैग्नम मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई चेंजेस फिलहाल म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, चलिए, तो बहुत सारे दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके उनके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।